Hello students, today we are going to do quick revision of environment and sustainable development. Environment क्या है? जो भी आपके आसपास मतलब सराउंडेड आपके जो भी है दैट इज एनवायरनमेंट, यानी कि एयर, सनलाइट, लैंड, इवन कि इस रूम में वाइट बोर्ड, सीलिंग फैन, ये सब एनवायरनमेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे एनवायरनमेंट है वो डिग्रेडेशन हो रही है, उसकी डिग्रेडेशन हो रही है बिकॉज क्योंकि जो आपके पास आपकी इकॉनमी की रैपिड ग्रोथ हो रही है, इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, ये आप कह सकते हो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया, तो ग्रोथ रेट तो नो डाउट आपकी इकॉनमी की इंक्रीज हुई, बट कहते हैं ना कि नथिंग कम्स फ्री, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता। ग्रोथ मिली तो साथ में आपको एक एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन मिला, ठीक है ना, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन मिला है। तो एनवायरनमेंट जो भी इस टॉपिक में एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के कौन से फंक्शंस हैं, इसकी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसको हम कैसे कौन कौन से मेजर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्लैनेटरी इनहेरिटेंस है एंड टोटलिटी ऑफ resources. You can note down environment refers to planetary inheritance and totality of resources. Inheritance यानी कि ये जो चीज़ें हैं, जो एयर, सनलाइट, वाटर है, हमें विरासत में मिली हैं, ठीक है। और टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है इसमें दो तरह के रिसोर्सेज एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इसमें बायोटिक एंड दूसरा होता है आपके पास एबायोटिक। बायोटिक यानी कि जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्लांट, ट्री, एनिमल्स, इवन हम ह्यूमंस बीइंग, ये आर बायोटिक एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, लिविंग। दूसरा आता है एबायोटिक, जैसे एयर, सनलाइट, लैंड, ये जो फर्नीचर है, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन एबायोटिक, यानी कि नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स हैं। क्लियर? यानी कि एनवायरनमेंट के दो एलिमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब आपके पास आ रहा है कि ये जो एनवायरनमेंट है ये हमें क्या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फंक्शंस है। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट के आपके पास फंक्शन आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले कि जो एनवायरनमेंट है ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। रीन्यूएबल सोर्सेज भी देता है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज भी। रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, मतलब ये सारे आपके पास जो भी है रिसोर्सेज रीन्यूएबल सोर्सेज है, रीन्यूएबल, ठीक है। और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि आपके पास ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है। यानी कि जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो होते हैं उसके एग्जॉस्टेड, डिप्लीटेड होने का डर होता है कि वो खत्म हो जाएंगे, अगर उसको ज़्यादा यूज़ करोगे नेचुरली वो ख़त्म हो जाएंगे। और रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जिसको आप दोबारा जनरेट कर सकते हो, उसमें ऐसी आपको कोई टेंशन नहीं है एग्जॉस्टेड होने की, डिप्लीटेड होने की। क्लियर? या फिर सोर्सेज प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट आपको। दूसरा, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, यानी कि अगर एनवायरनमेंट है तो आप हो, हम सांस ले रहे हैं, हमें सनलाइट चाहिए, एयर, वाटर, सब कुछ चाहिए, यानी कि एनवायरनमेंट के कारण ही सस्टेन लाइफ है। क्लियर? फिर आता है कि एनवायरनमेंट है जो असिमिलेट वेस्ट, ये जो असिमिलेट वेस्ट यानी कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में या जो कंजम्पशन एक्टिविटीज के द्वारा जो भी वेस्ट की जनरेशन होती है उसको असिमिलेट कर लेता है, अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट, उसमें भी समा लेता है अपने में, ठीक है, असिमिलेट वेस्ट। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। जो एनवायरनमेंट है आपको एस्थेटिक सर्विसेज, सीनरीज, व्यूज, ये सब देता है कि तभी तो आप हॉलीडेज में बाहर घूमने जाते हो, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, ये सारे मतलब एनवायरनमेंट फंक्शंस तभी करेगा जब ये जो भी है, जो भी वेस्ट यानी कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है अगर, ठीक है ना। हम कहते हैं कि असिमिलेट वेस्ट कर रहा है, तभी वो वेस्ट को असिमिलेट करेगा, तब तक समाएगा जब तक उसकी वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी है कि यानी कि जो हम नेचुरली आपको पता है जो रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन करते हैं धरती में से, ऑयल, पेट्रोलियम को निकाला जाता है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि जो आप रिसोर्सेज निकाल रहे हो,
शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन है सोर्सेज है शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक तो उसकी ये कंडीशन है। दूसरा, जो भी जनरेशन ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है वो विद इन मतलब एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, यानी कि उतना ही वेस्ट मटेरियल को वेस्टेज मटेरियल जनरेट होना चाहिए जितना एनवायरनमेंट उसको आप कह सकते हो असिमिलेट कर सकती है, अपने में समा सकती है, यानी कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, यानी कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी यानी कि एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू, यानी कि उसने जो करनी है अपनी एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, ठीक है, उतनी ही उसकी मतलब होनी चाहिए। क्लियर? व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? एक तो एक्सट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपसे रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से। दूसरा, जो आपके पास जनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है वो विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। दो इसकी कंडीशन है, ठीक है, डिटेल आप लेक्चर में देख सकते हो जाके, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। अगर ये एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी यानी कि अगर चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, कैरिंग कैपेसिटी से बाहर हो रही हैं, तो फिर क्या आता है, हमें एनवायरनमेंट क्राइसिस आते हैं। एनवायरनमेंट क्राइसिस यानी कि जो जैसे एनवायरनमेंट क्राइसिस, ठीक है, आप लैंड डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन है, और भी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, एनवायरनमेंट क्राइसिस आ रहे हैं तो इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। और इनके के सारे एनवायरनमेंट क्राइसिस के कारण क्या है, रीजन क्या है, वही पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से, ठीक है ना, कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जा रहे हैं हम। दूसरा आप कह सकते हो इसका पॉवर्टी भी काज है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की जाती है, ठीक है, अर्बनाइजेशन है कि मतलब सारे बहुत सारे काज आते हैं जो काजेज ऑफ एनवायरनमेंट क्राइसिस के हैं, ठीक है। और एक और बात है कि ये जो हमारा है अब जो है सप्लाई डिमांड रिवर्स रिलेशन, इसका क्या मतलब है, सप्लाई डिमांड मतलब इनवर्स रिलेशन रिवर्स हो रहा है। मतलब पहले क्या थी, सप्लाई रिसोर्सेज की ज़्यादा होती थी, हमारी सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड हम कम करते थे। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है तो हमारी क्या है, जो डिमांड है इज ग्रेटर देन सप्लाई हो रही है, ठीक है, इसलिए कहते हैं उसमें जो रिलेशन है उसका एक रिवर्सल रिलेशन चल रहा है सप्लाई और डिमांड का। अब ठीक है ना, अब डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम है, ठीक है, पहले सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड कम थी। क्लियर? अब आपके पास आ रहा है कि जो इन्वायरमेंट क्राइसिस है, आपके पास सबसे पहले आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, इसको टर्म बाय टर्म लिखी हुई टर्म्स को ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी अर्थ का जो अपनी एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है ग्रेजुअली, मतलब कंसिस्टेंसी से राइज हो रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो राइज हो रहा है ये 1.1 डिग्री क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट और 0.6 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो कि इतना ये राइज हो गया है। ओके, क्लियर? और ये ग्लोबल वार्मिंग राइज जो एटमॉस्फेयर हो रहा है क्यों राइज हो रहा है? बिकॉज ऑफ यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हमारे इंक्रीज हो रही हैं एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह जो इंक्रीज हो रही है। और ये इंक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कह सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है, एमिशन करता है। तो यानी कि ये जो हमारी गैसेज हैं एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जा रही हैं। इंक्रीज होने के कारण ये क्या करते हैं कि टेम्परेचर को मतलब हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण जो हम आपका मतलब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी से। तो जो आपके पास जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो राइज हो रहा है डे बाय डे, ठीक है, दैट इज द रीज़न। ओके, और इसको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा जाता है इन गैसेस को? बिकॉज ये जो होती हैं मतलब हीट तो अब्जॉर्ब कर लेती है एटमॉस्फेयर में से, फिर हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है तभी ये एक मॉडरेट लेवल पे रखती हैं, ठीक है। अब ये गैसेज हैं हमारे मतलब ज़्यादा हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग है तो इसका इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। हमारी एक्वेटिक लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, ह्यूमन लाइफ पे, प्लांट पे, हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, ये सारे उसके इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। जैसे कि अब नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा आ रहे हैं, अब जो समर सीज़न है विंटर सीजन से ज़्यादा लंबा चलता है, दैट इज़ द रीज़न, सारे उसके इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा हमारा है कि ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन डिप्लीशन यानी कि एक स्ट्रेटोस्फीयर है हमारी अर्थ के आसपास, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर,
वो में होता है वो उसमें एक ओजोन की जो लेयर है ना उसमें ओजोन डिप्लीट हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है। और ओजोन काम क्या करती है, ये सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उसको मतलब हमें धरती पर उसको प्रोटेक्ट करती हैं हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से, ओजोन लेयर जो होती है। अब ये डिडक्ट हो रही है धीरे धीरे। क्यों डिडक्ट हो रही है? बिकॉज जो हम एक CFCs यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो फ्रिज AC वगैरह में मतलब उनको कूलिंग के लिए सब्सिस्टेंस होता है CFCs, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है। एक होता है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन वो होता है आपके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, जब आग लग जाती है तो जैसे आग बुझाई जाती है उसमें यूज़ होता है। और ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने के कारण, ठीक है, ये जो आपकी ओजोन डिप्लीशन हो रही है, इससे काज है ओजोन डिप्लीशन का, जिसके कारण आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पर ज़्यादा आ रही हैं, तो जहाँ जिसके कारण हमें स्किन प्रॉब्लम, एक्वेटिक लाइफ, हर एक की लाइफ, प्लांट्स पे, हर एक की लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो ओजोन डिप्लीशन के कारण ही हमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पहले मैं इसको डिस्कस करूंगी आपके साथ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कि हमने एक मतलब एक आप कह सकते हो एक मतलब समझौता हुआ था टेरिटरी में, UN में, यूनाइटेड नेशन में, कि हम इस पे जो CFC पे कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे बैन, उसको फ्रीज करेंगे, ठीक है, हमने नहीं करनी, ठीक है। तो इंडिया ने भी उस पर साइन किया था। तो ये था कि हमने जैसे 2012 में 30 तक मतलब इसको हम एनवायरनमेंट क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नो डाउट मतलब फिर भी हम सॉल्व तो नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई, बट उस पर काफ़ी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुई है। ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल था, इसने हमारे एनवायरनमेंट क्राइसिस में काफ़ी ज़्यादा उसको थोड़ी सी हेल्प की है रिड्यूस करने में, ठीक है, क्लियर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर बैन किया गया था इसमें, उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर। फिर आपके पास एक टर्म और आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो आपकी, ठीक है, आप कह रहे हो ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट इसकी जो लॉस है ना, आपको एक जो चीज़ खो रहे हो, ठीक है ना, वही हेल्थ है, एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि कह रहा है एनवायरनमेंट जो आपके, ठीक है, इसकी आपकी अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हायर, नेगेटिव एनवायरनमेंट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा है, हमें काफ़ी पे करना पड़ रहा है इसके लिए, मतलब फाइनेंशियल भी और दूसरा हेल्थ वाइज भी हम डिग्रेड हो रहे हैं, क्लियर। फिर आ रहा है आपके पास अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी टर्म आ रही है, क्लियर, जो एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट है टू अब्जॉर्ब डिग्रेड जो भी वेस्ट जनरेशन है, वेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर आपके पास स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट आ रही है कि हमारी जो इंडिया की स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट कैसी है। आपको पता है नेचुरल में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं हमारी, लैंड, मिनरल, ऑयल्स, गोल्ड, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। तो दूसरा जो आपके इंडिया में ये जो है ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू है, ये काफ़ी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। और ये आपके पास आ रही है इंडो गैंगटिक जो प्लेन्स हैं, वहाँ पे फूड क्रॉप्स के लिए जो उसकी सॉइल है कल्टीवेशन के लिए काफ़ी बेस्ट है। यानी कि हम रिच हैं, रिच हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी है। बट अगर हम इसको संभाल के रखेंगे, एक्सट्रैक्शन लिमिट पे होना चाहिए, ठीक है, उतना हम रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास एक टर्म और आती है डिकॉटमी, एनवायरनमेंट वॉज ए डिकॉटमी। डिकॉटमी का मतलब ये कह रहा है कि कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक तो हम कह रहे हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है कि पॉवर्टी है, इसलिए हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है ना, पेड़ काटे जाते हैं। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे यानी कि जो ज़्यादा गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, रैपिड ग्रोथ इकॉनमी के होने के कारण गुड्स की डिमांड ज़्यादा की जा रही है, यानी कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई है, दैट इज़ मतलब जो एनवायरनमेंट क्राइसिस आ रहे हैं। यानी कि ये कहने का मतलब है डिकॉटमी है, दोनों तरफ मतलब कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ हम कह रहे हैं पॉवर्टी के कारण हो रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा ग्रोथ के कारण हो रहा है, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैलेंजेस कि कौन कौन से चैलेंजेस एनवायरनमेंट को फेस करने पा रहे हैं। पहले लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी जो मतलब कम हो रही है, लैंड की फर्टिलिटी है, लैंड की डिग्रेड हो रही है। बिकॉज वही आप डिग्रेड क्यों हो रही है, एक तो इसका काज है कि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हो रही है ट्रीज़ की, डिफॉरेस्टेशन भी काज है। दूसरा जो हमारे जो अपने हैं जो एनिमल हस्बेंड्री लोगों का ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना, ओवर ग्रेजिंग कराते हैं हम एनिमल्स की, जिसके कारण ये लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। इफेक्ट क्या आ रहे हैं, वही मतलब पोल्यूशन तो फिर हो ही रहा है, दूसरा
के पास जो ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न भी है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल हो रही है। क्यों हो रही है? पॉवर्टी भी कह सकते हो, अर्बनाइजेशन भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारे काजेज है जिससे क्या हो रहा है आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है ना, जो जिसके कारण वो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्लियर। सॉइल इरोजन हो रही है, सॉइल इरोजन यानी कि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल हो रही है वास्ट अवे हो जाती है। अब डिफॉरेस्टेशन है, सारे काज कोरिलेशन है इनका आपस में। डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो सॉइल इरोजन भी होगी, फ्लड्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज ज़्यादा आ रही हैं, सॉइल का इरोजन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ह्यूमन, एक्वेटिक, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सबकी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है हो रहा है, ठीक है, फ्लोरा फ्यूना इनका तो एक्सटेंट ही होती जा रही है ये, मतलब जो भी है। फिर वाटर पोल्यूशन, जो आपकी इंडस्ट्रीज से जो एशेज थर्मल पावर प्लांट के बाद जो निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जो हाउस की जो हमारी मतलब वेस्टेज निकलती है, जनरेट होती है, जो वो वाटर में जाके रन इनटू वाटर एंड मेक वाटर पोल्यूट हो जाते हैं, जिससे वाटर, जिसके कारण कि हमें जो डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, वही जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ज़्यादा वो उसमें जो फॉसिल फ्यूल यूज़ किए जा रहे हैं उससे भी आपके कारण सारा एयर पोल्यूशन का, जिससे कि आपको अस्थमा, हार्ट अटैक, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं जी। हमें चैलेंजेस हैं जो इंडिया को हमें ओवरऑल फेस करने पड़ रहे हैं एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के कारण, ठीक है। और एक और बात ये CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको यानी कि कंट्रोल करने के लिए एक 1974 में एक मतलब ये इसकी सेटअप हुआ था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन 1974, डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986, ये दोनों डेट्स भी आपको याद रखनी है। अब आ रहा है कि हमें अपने इस जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है इसको हमने बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, हमने अपनी नीड्स को तो मीट करना ही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी अपने ये रिसोर्सेज देने हैं हमने, ठीक है। ये सारे हमने खुद ही डिप्लीटेड नहीं कर देने, यानी कि इसको हमने कैसे मतलब इसको मतलब प्रॉपर कैसे इसको बचा सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारी उसकी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले जो ये टर्म यूज की गई थी, ये UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पहले इस पे इम्फेसिस दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्लियर, मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और कैसे हम अपने इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, वो कह रहे हैं यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको यूज़ करना चाहिए, बजाय कि हम जो फॉसिल फ्यूल यानी कि ऑयल, कोयला, पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कार्बन गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब एमिशन करती है, ठीक है। तो हमें एनर्जी के लिए ये पावर विंड, सोलर विंड, इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्लियर। फिर यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल, यानी कि हमें क्लीनर फ्यूल यानी कि फ्यूल यानी कि CNG, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसको यूज़ करना चाहिए खाना बनाने के लिए, और पेट्रोल उसको CNG यूज़ करना चाहिए, क्लियर। मेट्रो मतलब ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइड्रल प्लांट, मिनी हाइड्रल प्लांट होता है ना, देखा होगा पहाड़ों में छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वहाँ से भी हमें एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, छोटी छोटी नदियों को भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। पेरिनोमियल्स होते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स निकलती हैं वहाँ से, क्लियर। यानी कि वो होता है, एक तो लैंड यूज पैटर्न को भी चेंज नहीं करती, ठीक है ना, लैंड यूज पैटर्न, यानी कि बड़े बड़े अगर डैम लगाने आपको लैंड चाहिए, तो अगर छोटी छोटी मिनी हाइड्रल प्लांट यूज करोगे तो आपको लैंड यूज पैटर्न को भी नहीं मतलब चेंज करने की ज़रूरत, ठीक है ना। तो दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लोकल एरिया की नीड को तो पूरा कर देती है, क्लियर। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए हमें, मेडिकल की आयुष है, आयुष है ना, आयुष, इसको मतलब ट्रेडिशनल यूज करना चाहिए इन चीज़ों का, आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन चीज़ों को अगर जो ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाना चाहिए, क्लियर। यूज ऑफ बायो कंपोस्ट यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह
उसको ना यूज़ करके बायो कंपोस्ट बनानी चाहिए। जो माइक्रो जो भी आपके जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उसमें क्या अर्थवाम मतलब उसमें वेस्टेज में छोड़े जाते हैं, जिससे कि जो प्रोसेस है फर्टिलाइज़र का वो बड़ी तेज़ी से उसको कंपोस्ट में मतलब बदल देता है। ठीक है ना, यानी कि इस टाइप के यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, मतलब जैसे बायोपेस्ट का भी कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए हमें नीम लीव्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और यानी कि ये जो पीकॉक वगैरह हैं इन चीज़ों को मतलब बर्ड्स के ये माउस रैट्स को अटैक करते हैं, इनको भी मतलब परमिशन मतलब होने चाहिए ये। ठीक है, इसके लिए यूज़ करना चाहिए बायोपेस्ट के लिए। और जो स्नेक्स वगैरह हैं ये भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो इनको भी अलाउ करना चाहिए टू डवेल देयर हाउसेज, यानी कि जो एग्रीकल्चर एरिया के आसपास इनको मतलब डवेल देयर हाउसेज, स्नेक्स वगैरह भी मतलब आसपास होने चाहिए। यानी कि ये सब नेचुरल वे ऑफ बायोपेस्ट है जो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं जो हार्मफुल है उस लैंड के लिए। फिर चेंज इन सस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा कंजम्पशन उनको भी हमें अवेयर करना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इतनी प्रोडक्शन कंजम्पशन चीज़ों की ना मतलब इन्वायरमेंट के लिए इसको अवेयर करना चाहिए। ठीक है, और लोगों में एक अवेयरनेस वही कोरिलेशन ही हो गया, एक होना चाहिए। जैसे एक चिपकू इक्कू मूवमेंट थी, जब जो हिमालय में थे चिपकू मूवमेंट कट करने आए थे पेड़ों को, वो चिपक गए थे लोग। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ऐसे लोगों में एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको एक दो नेम भी आएंगे आपके पास, एडवर्ड बार्बे स्टेट, ये तो स्ट्रेटजीज थी ना कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। एक इकोनॉमिस्ट है एडवर्ड बार्बे, उसने क्या कहा है कि यानी कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है कि यानी कि हमें लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना चाहिए, कि वो जनरेशन तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो ही हो, फ्यूचर का भी मतलब उसको भी लॉस नहीं होना चाहिए, स्टॉक ऑफ क्वालिटी उनके लिए भी हमने रखनी है। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसको कम करना चाहिए। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है कि लोगों को मिनिमम जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ होती है नहीं मिलती, जैसे कि पानी कपड़ा हाउस नहीं मिलती, वो उन्हें हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए उनको, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को लेस करना चाहिए विदाउट मतलब उसको इसके हार्म पहुंचाए एनवायरनमेंट को। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ये व्यूज़ है। एक आपको केवल हरमन डेले के बारे में पूछा जा रहा है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है लिमिटिंग द पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए एनवायरनमेंट के सब कुछ। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं टेक्निकल इनपुट एफिशिएंट प्रोग्राम यूज़ करने चाहिए। और भी कह रहे हैं जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स की डिप्लीशन है ना, वो आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिन्यूएबल उसके एक्सट्रैक्शन से। ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्स की जो डिप्लीशन है वो नॉट ग्रेटर देन रिन्यूएबल जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। क्लियर, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम समझने में आई है वैसे तो क्लियर होगा, अगर आई भी है तो आपको जो साथ में जो लेक्चर इसके साथ अटैच है तो यू कैन वॉच दैट लेक्चर।